मॉर्निंग एवरीवन, मैं रानी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी बुक एम लक्ष्मीकांत की। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। द एक्ट मार्क्ड ए सेकेंड माइलस्टोन टुवर्ड्स ए कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया. It was a lengthy and detailed document having 321 sections and 10 schedules. यहाँ पे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया ना फ्रेंड्स, तब ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स थे। इसमें 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल थे। यह आज़ादी के पहले सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट जो आया था ना, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलिए हम लोग इनके फीचर को देख लेते हैं। It provided for the establishment of an all-India federation consisting of provinces and princely state as unit. यहाँ पे कहा गया है कि establishment of an all-India federation. all-India federation मतलब जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं वो भी इसका हिस्सा होगी और जो प्रिंसली स्टेट है वो भी इसका हिस्सा होंगे। और यह बोला गया कि हम लोग अलग अलग लिस्ट तैयार करेंगे। एक फेडरल लिस्ट तैयार करेंगे, एक प्रोविंशियल लिस्ट तैयार करेंगे और एक कंकरेंट लिस्ट तैयार करेंगे। इसमें जो प्रोविंशियल लिस्ट में जो सब्जेक्ट होंगे ना, जैसे प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम होंगे कहा गया है, उसमें से केवल प्रोविंशियल लोग ही इसमें से डिसीजन लेंगे, प्रोविंस के ही लोग इसमें से डिसीजन लेंगे। फेडरल लिस्ट के में केवल सेंट्रल की ही सरकार डिसीजन लेगी और कंकरेंट लिस्ट में दोनों लोग डिसीजन लेंगे। पर एक्चुअली में पहली बार बोला गया कि देश को मिलाते हैं। फेडरेशन बनेगा तो सारे ब्रिटिश प्रोविंसेस और राज्य रजवाड़े साथ में आ जाएंगे और इंडिया एज ए यूनिट बनेगा। पहली बार ऐसा कहा गया, लेकिन प्रिंसली स्टेट के राजे रजवाड़े ने कभी भी इस ऑल इंडिया फेडरेशन को ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने बोला हम अलग ही ठीक है। इस ऑल इंडिया फेडरेशन में ये भी कहा गया कि जो भी सब्सिडियरी पावर होगी वो वॉइसरॉय के पास होगी, यानी कि ये पावर जो फेडरल लिस्ट में, प्रोविंशियल लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में जो नहीं जोड़ी जाएगी, जो ऐसी पावर वो रहेगी वॉइसरॉय के पास। लेकिन ऑल इंडिया फेडरेशन ही नहीं बना। इनका सेकेंड देख लेते हैं। इट एबोलिश्ड डायरसी इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। इसमें जो डायरकी का जो सिद्धांत है, प्रोविंसेस में जो डायरकी का सिद्धांत चल रहा है, उसको यहाँ पर बंद कर दिया गया। उसके बाद बोला गया कि ये जो प्रोविंसेस हैं इसको पूरी तरह से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देंगे, यानी कि अब ये अपने हिसाब से नियम कानून बनाएं। यानी गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के गवर्नर अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से नियम कानून बनाएगा और वो रिस्पॉन्सिबल होंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को। गवर्नर जो नियम कानून बनाएगा ना, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मदद से नियम कानून बनाएगा, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल होंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को। यह एक्ट इफेक्ट में आया 1937 में। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 1937 में इफेक्ट में आएगी और 1939 तक चलेगी। फिर इनका थर्ड देख लेते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। मतलब अब यहाँ पे कहा गया है कि जो डायरकी है ये प्रोविंशियल पर तो एबोलिश कर दी, अब इसको सेंटर पर लेकर आओ और सेंटर में जो सब्जेक्ट है उनको दो भागों में तोड़ो, रिजर्व एंड ट्रांसफर। लेकिन सेंटर पे जो ये फेडरल सब्जेक्ट ऑफ रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट को तोड़ने की बात कही जा रही है, ये चीज़ कभी लागू नहीं हो पाई। इनका 4 देख लेते हैं। इट इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 7 प्रोविंसेस। इनका 4 में है क्या कि उस समय पे 11 प्रोविंसेस थी और यह कहा गया कि 11 में से 6 प्रोविंसेस में आप बाइकैमरलिज्म लेकर आइए, जैसे बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। इन सब में बाइकैमरलिज्म करेंगे। सब में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी और एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी।
इनका 5 देख लेते हैं। इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, वुमेन एंड लेबर वर्कर्स। इनका 5 में दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ब्रिटिश सरकार ने सेपरेट इलेक्टोरेट फिर से दे दिए डिप्रेस्ड क्लास को और वोमेन को और लेबर्स को। अब देखिए यहाँ पे वोमेन को भी दे दिए गए सेपरेट इलेक्टोरेट, लेबर को भी दे दिए, तो ये इससे डिप्रेस्ड क्लास को भी दे दिए, तो ये इससे सोसाइटी को तोड़ना ही ना चाहते थे, इंडियन सोसाइटी को तोड़ना चाहते थे, इसलिए वो सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे थे बार बार। तो इससे ब्रिटेन वाले ना इंडियन सोसाइटी को तोड़ना चाहते थे, मेन बात। इनका 6 देख लेते हैं। It abolished the Council of India established by the Government of India Act of 1858। मैंने आपको पहले बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए 15 मेंबर की काउंसिल को जो लंदन में बैठते थे बनाया गया था। जो लंदन में बैठते थे उस काउंसिल को इंडिया में एबोलिश कर दिया गया और कहा गया कि उस काउंसिल को यहाँ पे इंडिया में एबोलिश कर दिया गया और कहा गया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हम एक टीम ऑफ एडवाइजरी देंगे और उस एडवाइजरी की मदद से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काम करेगा। इनका 7 देख लेते हैं। इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज अबाउट 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन गोट द वोटिंग राइट। यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया कि 10% इंडियन पॉपुलेशन वोट दे सकती है। यहाँ पे 10% इंडियन पॉपुलेशन वोट देने के लिए एलिजिबल हो गए। इनका 8 देख लेते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। यहाँ पे कहा गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाएगा और इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करेगा। करेंसी एंड क्रेडिट के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चालू हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। इनका 9 देख लेते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली ए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट ऑल्सो ए प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द 2 और मोर प्रोविंसेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में एक और बात बोली गई कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएंगे और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएंगे और यह कहा गया कि एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी सिद्धांत किया जा सकता है। ये जो प्रोविज़न किया गया ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किया गया और इस प्रोविज़न को पूरी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी शामिल किया गया। इनका 10 देख लेते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोर्ट विच वाज सेट अप इन 1937। फेडरल कोर्ट के सिद्धांत को इंडिया में लेकर आया गया। इस फेडरल कोर्ट को इस्टेब्लिश ये हुआ 1937 में। इनका अब हम लोग देख लेते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। चलिए हम लोग देखते हैं। ब्रिटेन में ब्रिटेन में सरकार बदली। क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बने ब्रिटेन के और 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली ने कहा कि हम इंडिया से निकल जाएंगे, यानी ब्रिटिश रूल अब खत्म, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा बवाल हो रहे थे और ये पूरा इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा था। और ब्रिटेन की सरकार ने क्लेमेंट एटली ने कहा कि अब हम लोग इंडिया से निकल जाएंगे, अब हमसे ना हो पाएगा, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और कहा क्योंकि बहुत ज़्यादा बवाल मच रहा था तो उससे लग रहा था कि अब हम लोग यहाँ नहीं रह सकते, अब हम लोग से यहाँ नहीं संभाला जाएगा, हम लोग अब यहाँ बवाल इतना ज़्यादा बवाल मच रहा था तो वो लोग बोल रहे थे अब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो 30 जून 1948 तक पावर ट्रांसफ़र होनी चाहिए। अब जब बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे तो इंडियंस के हैंड में पावर ट्रांसफ़र होनी चाहिए। ये क्लेमेंट एटली ने कहा कि हम लोग इंडिया से निकल जाएंगे और 30 जून 1948 तक पावर ट्रांसफ़र होनी चाहिए इंडियंस हैंड में, और कहा 30 जून 1948 तक हम निकल जाएंगे। जैसे ही ये अनाउंसमेंट सुनी मुस्लिम लोग तो बोलने लगे हमें अलग देश चाहिए। 3 जून 1947 में ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो 1946 में बनी थी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो
भी नियम कानून बनाएगी। अगर इंडिया का कोई भाग उस नियम कानून को नहीं मानना चाहता है तो वो ना माने। फिर उस दिन 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। और उन्होंने पार्टीशन प्लान सामने रखा और इस पार्टीशन प्लान को कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया, मुस्लिम लोग भी एक्सेप्ट किए और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 माउंटबेटन प्लान में ये हुआ कि ब्रिटिश रूल इंडिया में खत्म होगा और इंडिया 15 अगस्त 1947 को एक सोवेरेन और आज़ाद देश होगा और 2 इंडिपेंडेंस डॉक्यूमेंट्स बनेगी, एक होगी इंडिया की और एक होगी पाकिस्तान की। आप इनके फीचर को पढ़ लीजिएगा। आप इनके फीचर को पढ़ सकते हैं, आप इनके फीचर को पढ़ लीजिएगा। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। थैंक यू सो मच।